नमस्कार। चाय पे चर्चा पे आपका स्वागत है। चाय पे चर्चा में आज हमारे साथ है जैसलमेर जिले की नहीं, मारवाड़ की नहीं, पूरे भारत की कांग्रेस की एक तेज तर्रार नेता जो जानी जाती है अपनी वाकपटुता के लिए। उन्होंने अपने 30 साल के राजनीतिक क्षेत्र में अनेक चुनाव लड़े हैं और संगठनात्मक से भी अनेक काम किए हैं। मैं जानता हूं उस बात को कि उन्होंने किस तरह से ये सफर तय किया है। हमारे साथ हैं सुनीता भाटी, आपका स्वागत है। सुनीता भाटी जी, आपके वैसे तो जीवन का बहुत लंबा राजनीतिक सफर रहा है, जिसमें आप एक पंचायत समिति जिला परिषद की सदस्य लेकर विधानसभा चुनाव तक लड़ा है। कांग्रेस की आप AICC मेंबर रही हैं और अभी भी हैं, PCC मेंबर रही हैं और अनेक प्रमुख रही, प्रधान रही और कृषि मंडी की अध्यक्ष भी रही। उसके अलावा कई ऐसे राजनीतिक क्षेत्र हैं जिन्होंने आपने सांगठनिक रूप से काम किया है। तो आप ये जो अपने जिसम और दूसरी बात एक और है कि आप एक राजनीतिक परिवार से भी हैं। आपके मामा जी कोलायत के पूर्व विधायक देवी सिंह जी भाटी और अन्य भी आपके जो रिश्तेदार हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो आपने राजनीतिक सफर कैसे शुरू किया, दूसरा जिस तरह से राजपूत समाज में और हमारे क्षेत्र में जैसलमेर क्षेत्र में महिलाओं को राजनीति में आगे आने का कम ही अवसर दिया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में आप किस तरह से राजनीति में आए? पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आपने मुझे चाय पर चर्चा के लिए याद किया। दूसरा जो आपका सवाल है कि मेरा राजनीतिक सफ़र शुरुआत कैसे रही, मैं आपको बताऊं 96 में जब पंचायत राज में आरक्षण लागू किया गया और मेरा जो कि ससुराल पक्ष है जसवाड़ी क्षेत्र श्री भादरिया में है, चांदन उस समय महिला जनरल के लिए था, तो हमने उसमें के लिए आवेदन किया और चांदन से मैंने पहला चुनाव लड़ा। उस समय मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और शायद शुरुआत में कुछ गलतियां रही और मुझे वो चुनाव हारना पड़ा। उसके बाद मैंने 2000 में पंचायत राज के चुनाव आए और पंचायत समिति सांकड़ा जो कि पोखरण कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, वो जनरल महिला के लिए रिजर्व थी। कुछ ऐसे वाक़े और कुछ घटनाएं घटित हुई कि मेरा मोह भंग हुआ राजनीति से और हम लोग गंगानगर थे, साथ की पोस्टिंग थी। जब ये सब रिजर्वेशन की सीटें आई, फिर इन लोगों को सबको लगा कि महिला की सीट है, यहाँ पढ़ी लिखी महिला होगी तो उचित रहेगा, और इन सब लोग इकट्ठे होकर के गंगानगर आए मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास, कि आप आएँ और चुनाव लड़ें। तो हमने मना कर दिया कि वहाँ पर आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है या जो आपका डिसीजन है उसमें आप लोग स्थिर नहीं रहते हैं। लेकिन कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, इस बार हम आपके साथ बड़ी ईमानदारी से रहेंगे। ये सब वादे भरोसे हुए। खैर हम आए और हम लोगों ने मेहनत की, पब्लिक का उत्साह था, सोच थी और पूरी जनता के आश्वासन, समर्थन, मत के समर्थन से मैं 2000 में प्रधान निर्विरोध चुनी गई। पहली बार ये जैसलमेर जिले में पहली बार कोई महिला निर्विरोध प्रधान बनी, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे का जो मेरा राजनीतिक सफर है वो आप लोगों को पता है। आपका जो राजनीतिक सफर आपने शुरू किया उसको दुर्भाग्य कहें कि जब आप जिला परिषद सदस्य चुनी गई और हार गई, उसके बाद में आप प्रधान बने, मगर फिर एक ऐसा मौका आया कि फिर आपको विधायक की टिकट मिली और उसमें भी आप चुनाव हार गई। तो आपको इस दोनों का क्या लगता है कि आप किस तरह से वो चुनाव, आपको जब ऐसी परिस्थितियाँ थी कि सारी परिस्थितियाँ कांग्रेस के पक्ष में थी यहाँ, उसके बावजूद भी आप चुनाव हारे? देखिए, मैं इसको कतई मेरा दुर्भाग्य नहीं मानती हूँ। मैं अपना आपको सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बहुत छोटे से पीरियड में 2000 से मैंने एक्टिव रही। 96 में पहला चुनाव लड़ा, 2000 में प्रधान बनी और उसके बाद छोटे से कार्यकाल को मैंने निभाया। सिर्फ एक प्रधान का कार्यकाल मेरे पास था, लेकिन जनता के बीच में रह करके उनके पानी की समस्याएं, उनके रोजगार की समस्याएं, अकाल राहत के समय पशुओं के लिए, इंसानों के लिए 2003 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। बाढ़ राहत के कार्यों में ये जो मेरी जनता के साथ मेरा जो लगाव था
उन सब के बीच में साथ में रहने से मुझे 2008 में विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य था। हारना जीतना एक अलग फैक्ट है। जीतने हारने में बहुत से ऐसे उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी और पूरा जिला जाता है, जिला ही नहीं पार्टी के उच्च लेवल पर भी जाते हैं कि मेरे हार के क्या कारण रहे हैं। लेकिन मैं उस हार के बाद कतई मायूस नहीं हुई। 5 साल तक मैं लगातार जैसलमेर विधानसभा में रही। और मैं गुरु आपको एक और तथ्य बताऊं कि जब हम 2008 का इलेक्शन हुआ, मैं हार गई। उसके बाद 2009 का इलेक्शन था पार्लियामेंट का, उसमें हमारे कांग्रेस के हरीश जी चौधरी साहब को टिकट मिला। हम लोग बसिया क्षेत्र में झिंझियाड़ी फतेहगढ़ वगैरह में हमारी मीटिंग्स थी। उसमें बाड़मेर के कर्णाराम जी वकील साहब चौधरी जो हैं उसमें थे, सब वो भी अमीन साहब भी थे। तो अमीन साहब जो पहले शिव से विधायक रहे हैं, आज भी हैं, उन्होंने हरीश जी को कहा कि भाई हरीश, तेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें जहां बसिया क्षेत्र में घुसने नहीं देते थे, आज ढोल नगारे के साथ तुम्हारा स्वागत हो रहा है। तो वो गुरु मैं आपको बताऊं कि लोगों में एक पश्चाताप था कि हमने सुनीता जी को गलतफहमी में हरा दिया बीजेपी कांग्रेस करके, और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब हम जहां सुनीता जी कहेंगे वहां हम खड़े रहेंगे, कांग्रेस के साथ वोट देंगे। और उन्होंने हरीश जी का बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत किया, उनको मत समर्थन दिया। हरीश जी यहाँ जो मानवेंद्र सिंह जी 20 से 25 हजार की लीड लेते थे, उस वक्त हरीश जी सिर्फ 5,000 वोट पीछे रहे थे। तो मैंने यहाँ पर काम किया, हार और जीत नहीं। मेरा शुरू से ये एक रहा है कि हम सिर्फ जीतने के बाद और पद मिले तो ही काम करें, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं, 2000 से लेकर के आज तक मेरे बाद कितने प्रधान बने, वो लोग कहाँ हैं। मैं आज भी पब्लिक के बीच में हूँ, पब्लिक के साथ में हूँ, क्योंकि पब्लिक ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है राजनीतिक जीवन में, बिना पद के भी मैं जनता के दुख दर्द में शामिल हूँ। आपने कहा कि मैं जनता के बीच में हूँ, आप जनता के बीच में हैं। हमने आपकी जो राजनीतिक जो फहरिस्त है उसमें देखा है आपने, चाहे आपका राजपूत समाज हो, चाहे AICC हो, चाहे PCC हो, चाहे ये संगठन है, और जहाँ प्रमुख प्रधान रही, जहाँ उपज मंडी की अध्यक्ष रही, तो आपने दोनों क्षेत्रों में संगठन के रूप में भी अच्छा काम किया। उसके भी आपको क्या लगता है कि अगर आप 2008 का चुनाव जीत जाती तो क्या जैसलमेर का राजनीतिक परिदृश्य आज होता वो वैसा होता या नहीं? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है कि अगर 2008 की मुझे जीत मिलती, जनता मुझे आशीर्वाद देती, तो आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो 100% अलग होता। और जो मेरा विजन था जिले के लिए, जिले के विकास के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, पानी की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए, और सबसे बड़ा जो मेरा एक विजन इस बात के लिए था, मैं इस बात के लिए चिंतित थी कि जैसलमेर में दूर दराज में बैठे हुए गरीब पिछड़े हुए लोग आज भी वंचित हैं, वो कहीं ना कहीं मैं दूर करना चाहती थी इस विजन के साथ लेकर के कि हम माइनिंग के एरिया में, हम टूरिस्ट के एरिया में, हम नहरी एरिया में कैनाल के प्रोजेक्ट को देख करके और दूसरे ऐसे स्थायी रोजगार यहाँ पैदा किए जाते हैं जिससे लोगों की ये जो बार बार रोजगार की मांग है उसकी समस्या का निदान हो सकता है। आप जिस तरह से आपने काम किया, जिस तरह से आपके काम करने की ललक है, आपको नहीं लगता कि आपको 13 और 18 के 2 चुनाव हुए, उसमें आपको दरकिनार किया गया और टिकट आपको नहीं दी गई? तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि आपकी फकीर परिवार से कहीं अनबन रही, उसका ये कारण है? देखिए, 2013 और 18 में पार्टी ने जो मुझे मौका नहीं दिया, पार्टी की रणनीति रही होगी। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा ये है कि बार बार मुझे पूछा जाता है कि आपकी फकीर परिवार से अनबन है। देखिए, अनबन जैसी कोई बात नहीं है। कुछ सिद्धांतों को लेकर के मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने एक लाइन खींची हुई है कि ये मेरी सोच है, ये मेरे सिद्धांत हैं और ये हमारे लिए सही है। ये एक मेरे व्यक्तिगत नहीं है। हम पार्टी लाइन में भी रह करके कहीं ना कहीं एक लाइन होनी चाहिए और उसी लाइन के तहत मेरे वैचारिक मतभेद रही हैं फकीर फैमिली से। लेकिन ऐसा कोई कहीं वैमनस्य है या कोई पारिवारिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है उनको मेरे सिद्धांतों से नहीं हो तो वो मेरे समर्थन में नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि आपके राजनीतिक में सक्रिय रहने से या आपके राजनीति में चुनाव जीतने से, विधायक बनने से उनकी राजनीति को खतरा है? कहीं ऐसा भी हो सकता है। मगर मेरा एक सवाल है आपसे कि ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस में आपको जैसलमेर जिले में राजनीति करनी है
तो फकीर परिवार से आपको अच्छे संबंध बना के या यूं कहें कि उनकी मेहरबानी होनी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मैं किसी भी परिवारवाद की या वंशवाद की राजनीति में कतई विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं आपको निवेदन करूँ कि पिछले चुनाव में और उससे पिछले भी पंचायत राज चुनाव में मुझे बहुत सारे फील्ड में सबने कहा कि मैडम आपके बेटे को प्रधान बना दीजिए। मैंने कहा नहीं। जब मैं एक विधानसभा में टिकट की इच्छा रखती हूँ, विधायक की इच्छा रखती हूँ, तो एक परिवार में एक व्यक्ति होना चाहिए। वो पद आप अन्य जाति को, अन्य समाज को दीजिए ताकि लोग नए जुड़ेंगे हमारे साथ, नए वर्ग हमारे साथ आएंगे। हम अगर हमारे परिवार का रखेंगे तो एक दिन वो समय आएगा जब लोग हमसे छिटक जाएंगे। तो उसी मुद्दे पर फिर मैं आती हूँ कि फकीर परिवार, हम परिवार की राजनीति नहीं करते। मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्य हूँ और मैं कांग्रेस पर और हाथ के निशान पर विश्वास रखती हूँ और यही मेरा आइडियल है। हाँ, ये बात आपने सही की। आपने कभी भी कांग्रेस से बगावत नहीं की, मगर एक थोड़ी देर के लिए आप पे एक आरोप लगा था जब रूपाराम जी को 2018 में टिकट मिली थी, तो आपको थोड़ी देर के लिए पहले कागजों में सही निष्कासित किया गया था और थोड़ी देर बाद ही जिला अध्यक्ष ने आदेश निकाल दिया था कि आदेश निकाला था गोविंद भार्गव ने कि भाई ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है और उनको प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश था कि गलती से हो गया है, वापस उनको इस तरह की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए कि सुनीता नहीं। मगर उस समय ये बात सामने आई थी कि जिस तरह से रूपाराम जी ने एक कहा था कि हरीश चौधरी के पांव धोकर पीना चाहिए एक समाज वर्ग को, तो आपने उस पर कटाक्ष किया था। इसको लेकर काफी चर्चा थी। देखिए, आप जैसा बता रहे हैं कि मुझे निष्कासन हुआ और कुछ एक आधा घंटा भर के लिए, तो उसमें क्या रहा कि यहाँ से सूचना गलत दी गई। यहाँ से पीसीसी में सूचना मांगी गई कि कौन कौन लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ से सूचना दे दी कि साहब सुनीता भाटी ने फॉर्म भरा है। तो जब फॉर्म भरते हैं तो नेचुरली जो पार्टी से बगावत करेगा उसका निष्कासन होता है। वहाँ से पार्टी से मुझे एक टीवी पे लाइन चली कि सुनीता भाटी 6 साल के लिए निष्कासित। जैसे ही लोगों ने वो लाइन पढ़ी और चारों तरफ हुआ कि साहब ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं, बाड़मेर में मेवाराम जी जैन साहब को और शिव एमएलए अमीन खान साहब को, और यहाँ भी लोगों ने धनाधन फोन लगाने शुरू कर दिए कि साहब यही रह गया था क्या आपको कि सुनीता जी को पहले तो आपने टिकट नहीं दी और आप निष्कासन कर रहे हो। तो उन लोगों ने फोन किया वापस पीसीसी पायलट साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन सचिन पायलट साहब, कि साहब आप क्या करने जा रहे हैं, हमको चुनाव हराना है तो आप सीधी सीधी कह दो, पहले तो उनको आपने टिकट नहीं दिया, उसी से राजपूत हमारे से नाराज हो रहे हैं और अब आप निष्कासन। तब फिर उन्होंने इसको तलाशा तो पता किया कि नहीं साहब वो चुनाव लड़ ही नहीं रही है, तो तुरंत ही ये आदेश हुआ। और जो दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि रूपाराम जी का जो वक्तव्य कि पाँव धोकर के पीऊँ, तो उसमें मैंने कटाक्ष नहीं किया। मैंने, मुझसे भी लोगों ने पूछा कि साहब आप भी ऐसा अगर कुछ करते तो टिकट मिल जाती। मैं स्पष्ट रूप से बहुत विश्वास के साथ, और हमेशा मेरा ये सिद्धांत रहा है कि आप राजनीति कीजिए, समाज सेवा कीजिए, व्यापार कीजिए, कोई भी काम कीजिए, लेकिन अपने और आपके आसपास से जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनको भरोसा, विश्वास दे करके आप काम कीजिए तो आप ऊंचाई पर जाएंगे। सिर्फ एक विधानसभा में पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की, व्यक्ति की पूजा करें, ये मेरे सिद्धांत कतई ना तो रहे हैं और ना मेरे भविष्य में रहेंगे। मैं आज भी हाथ के निशान पर और कांग्रेस में भरोसा रखती हूँ और भविष्य में भी अगर पार्टी मुझे कोई मौका देगी तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी, लेकिन व्यक्ति पूजा मेरा कतई सिद्धांत नहीं रहा है। चाय पे चर्चा पे हम कांग्रेस की तेज तरार महिला सुनीता भाटी से बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद उनसे फिर सवाल करेंगे, उनसे राजनीति की और बातें करेंगे थोड़ी देर बाद। नमस्कार, चाय पे चर्चा में एक बार फिर हम सुनीता भाटी के साथ हैं। अब उनसे सवाल करेंगे, निजी सवाल भी करेंगे, राजनीति में परिवारवाद को लेकर बात करेंगे, महिलाओं को जिस तरह से आगे नहीं आने दिया जाता है, उन्होंने अपने प्रधान रहते हुए क्या
महिलाओं आगे लाने के कार्य की, उस पर चर्चा करेंगे। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि अब राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है। हमारे यहाँ एक पूर्व RPS अधिकारी सेवानिवृत्त होकर आए हैं और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, और आपके पतिदेव भी सेवानिवृत्त होकर आ गए हैं, और हालांकि उन्होंने अब तक कोई दल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। मगर आपको क्या लगता है कि राजनीति में पति पत्नी दोनों ही चुनाव मैदान में उतरेंगे या कोई एक चुनाव लड़ेगा? किस तरह से आपकी रणनीति राजनीति को लेकर? देखिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, और मैं सोचती हूँ पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग जिन्होंने अपनी सरकारी सेवाएं दी है और सरकारी सेवाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वो लोग राजनीति में आते हैं तो अच्छी बात है। कंपटीशन होना भी चाहिए, योग्य लोगों को आगे आना चाहिए। और रहा सवाल मैं चुनाव लड़ूंगी या मेरे हस्बैंड लड़ेंगे, ये समय परिस्थिति आएगी। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि अब तक जो व्यवस्था थी मैं अकेले रही हूँ। मेरे परिवार में, राजनीतिक परिवार, मेरा जो ससुराल पक्ष है, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे मामू साहब आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब लगातार 7 साल कोलायत के 7 बार विधायक रहे। मैं उनकी भांजी हूँ, मेरे में उनसे जुड़ना बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन ससुराल पक्ष में राजनीति की ABCD नहीं थी। उसके बावजूद फील्ड में एकमात्र अकेले रह करके आज तक में मेरे साथ कई दफे जयपुर से प्रभारी रहे हैं। संगठन में प्रभारी के नाते मैंने जालोर, जोधपुर शहर, जोधपुर देहात, CM साहब की होम कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उसको भी संभाला है। दूर दराज जैसलमेर से आप इस कोने से सांचो और अंतिम जो हमारा बॉर्डर गुजरात से टच होता हुआ है, वहाँ तक भी मैं संगठनात्मक कार्य में पाली में, जालोर में, सिरोही में मैंने काम किया। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैडम बीइंग अ लेडी आप जिस तरीके से इतने दूर दराज एक ड्राइवर के साथ इतना सफर करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कभी ये अपने आप को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। मेरे हस्बैंड ने भी पहले दिन मुझे कह दिया कि अब आप प्रधान हो, काम आपको करना है, अगर नहीं होता है तो आप छोड़ सकते हो। तो मैंने उसी दिन कसम खा ली कि रहना है तो फिर बिल्कुल पॉजिटिव और सक्रिय होकर के लोगों के साथ में, लोगों के बीच में रह कर के काम करना है। और मैं ऐसी गलती नहीं करूं कि भविष्य में लोग कहें कि महिलाएं कमजोर होती है। और मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में, जब मैं फेमिन का काम होता था, महिलाओं को मोटिवेट करती थी, वो बच्चियों मेरे को देख देख करके महिलाओं ने अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजा। और मेरे पंचायत समिति की मीटिंग में बहुत दबंगता के साथ और बहुत जिंदा दिली के साथ महिलाएं अपनी समस्याएं अधिकारियों को रूबरू होकर के बताती थी। और एक गुरु मैं आपको किस्सा सुनाऊं, प्रशासन गांव के संग हमारे कैंप चल रहे थे, उसमें हमारे प्रभारी थे ललित के पवार साहब, जो हमारे कलेक्टर भी रहे हैं। जालोड़ा पोखरा में हमारा कैंप था, वहाँ प्रधान उस समय हमारी एक मुस्लिम महिला बहन थी। हम लोग गए, उन्होंने, हमारी सरपंच साहिबा ने बड़ी दबंगता से विस्तार से वहाँ की समस्याएं बताई कि हमारे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूलों में टीचर्स की कमी है, पंचायत हेडक्वार्टर पे व्यवस्था नहीं है, पटवार मंडल खराब है, फला स्कूलों में टीचर नहीं है। तो ललित के पवार साहब ने उनको एक क्वेश्चन किया कि सरपंच साहिबा कितना पढ़ी बड़ा हो? तो हम सब लोग भी सोचे कि क्या बताएंगे। उन्होंने बड़ी दबंगता से कहा कि साहब पढ़ाई से क्या लेना देना है, आपसे काम होता है तो आप बताइए, नहीं तो आगे चलिए। मतलब ये कॉन्फिडेंस था महिलाओं में, उनको ये था कि हमारी प्रधान साहिबा हमारे साथ हैं, हमारा फेवर करती हैं। कहने का ये तात्पर्य, मुझे संतुष्टि है कि जिस समय 2000 में महिलाओं का पर्दे से बाहर आना, घूंघट हटा करके लोगों के बीच में बैठना एक बहुत बड़ा अपने आप में वो था। लोग कहते थे कि साहब इनको तो समाज से बहिष्कृत कर दो, कैसे लोगों के बीच में जाना। उस समय मैंने काम शुरू किया और आज तो बहुत परिस्थितियां बदली हैं, बहुत आपके कम्युनिकेशन के साधन आ गए हैं, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब इतने हैं। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। हर गांव ढाणी में मैंने दिन में 300-300 किलोमीटर का सफर किया। तो ये सब बातें, आप जिस तरह से एक महिला होने के नाते, महिला के साथ साथ राजपूत समाज से होने के कारण आपको इस क्षेत्र में महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता, आपके परिवार ने आपको आगे लिया और आपने बड़ी दबंगता से और बड़े अच्छे ढंग से नेतृत्व किया, महिलाओं को आगे लाने का भी प्रयास किया। अब तो कांग्रेस में हैं आप, तो कांग्रेस में वो माना जाता है कि कांग्रेस में मेघवाल, मुसलमान ये महत्वपूर्ण जाति मानी जाती है, राजपूत वहाँ कम सर्वाइवल कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में राजपूत किस तरह से टिकट लेके यहाँ चुनाव जीत सकते हैं, या किस तरह से राजपूत कांग्रेस में सर्वाइवल कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस में राजपूत सर्वाइव नहीं करते, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये अपने जैसलमेर जिले की भी
कि कुछ लोग कुछ कमियों के कारण नहीं आ पाए। बाकी मैं आपको उदाहरण दूँ, हमारे लेट भादाजुम राजा साहब गोपाल सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। खेत सिंह जी राठौर साहब आज है नहीं दुनिया में, लेकिन उन्होंने 1952 से लेकर के 2003 तक लगातार वो विधानसभा में नेतृत्व किया, मंत्री रहे, महत्वपूर्ण पदों का निर्वहन किया। उसके बाद में आप देखें देवेंद्र सिंह जी भीलवाड़ा, वो उपाध्यक्ष रहे विधानसभा के। दीपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो अध्यक्ष भी रहे, मंत्री पद का निर्वहन किया। भरत सिंह जी कुंदनपुर हैं, वर्तमान में प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं, भंवर सिंह जी भाटी है, गिरिराज सिंह जी बलिंगा है, बहुत राजपूत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और केंद्र में भी दिग्विजय सिंह साहब रहे, वीपी सिंह जी रहे, अर्जुन सिंह जी रहे। आज बहुत लंबी फहरिस्त है। मगर जैसलमेर जिला आपने जैसा बताया कि वो परिस्थितियाँ एकदम भिन्न रही है कि यहाँ राजपूत कांग्रेस में जब तक आज़ादी के बाद में शुरू के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 85 के बाद में जो बदलाव आया उसके बाद में राजपूत कम ही सर्वाइवल कर पाए कांग्रेस में। आपके साथ कांग्रेस में राजनीतिक तौर से अन्याय हुआ, आप हकदार थी 13 में 18 में और अब भी हकदार हैं आपको कभी ऐसा लगा कि मैं कांग्रेस में गलत बैठी हूँ, भाजपा में चली जाती तो कहीं एमएलए बन जाती, मंत्री बन जाती, ऐसा कभी आया मन में ख्याल? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बार बार मुझे क्वेश्चन भी होते हैं पब्लिक की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, और यहाँ तक कि हमारे जो एक्स एमएलए गोवर्धन जी कन्ना साहब थे, उन्होंने मुझे 2013 में तो स्पष्ट कह दिया कि सुनीता तुम ये कांग्रेस छोड़ दो, ये तुम्हें आगे नहीं आने देंगे, तुम बीजेपी ज्वाइन कर दो। और भाजपा की तरफ से मुझे 2008 में 13 में 18 में ऑफर मिले कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, कांग्रेस आपको नहीं देगी टिकट। लेकिन मैंने आपको शुरू पहले भी निवेदन किया कि विधानसभा पहुँचना मेरा कतई मकसद नहीं रहा है। मेरी हमेशा ये सोच रही है, मैं ये जैसलमेर जिला पूरा मेरा परिवार है, यहाँ के परिवार के लोग, हर जाति समाज वर्ग के लोग मुझे चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में मेरी इज्जत है और वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इसलिए कांग्रेस में हूँ, पार्टी आज तक मैंने छोड़ी नहीं है और इन फ्यूचर मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आप जारी रखेंगी लड़ाई निश्चित रूप से, क्योंकि आपका जज्बा ही शुरू से देखा है हमने, हमेशा संघर्ष करने का रहा है। अब एक सवाल है आपसे, जो पिछला पंचायती राज चुनाव, उस पंचायती राज चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की फजीयत हुई, कि जिस तरह से टिकटों का वितरण को लेकर एक परिवार ने अपने परिवार के साथ साथ बागी खड़ी कर दिए, लास्ट में अंत में ये सब परिस्थितियाँ बनी कि कांग्रेस में बहुमत होने के बाद में भी उनका प्रमुख नहीं बन पाया, तो इस सारे मामले को लेकर आप क्या कहते हैं? जो आपने बताया, मैं खुद उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैंने इसको पार्टी के टेबल पे रखा भी है कि ये जो हमारा पंचायत राज का चुनाव हुआ, ये गलत तरीका है। अगर हम जिम्मेदार लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए इस तरीके का कृत्य करेंगे, मुझे भी लोगों ने बहुत कहा कि आप निर्दलीय चुनाव 2013 में भी लड़ने के लिए कहा, 18 में भी मुझे कहा कि आप निर्दलीय आ जाइए, लेकिन नहीं, अगर हम जिम्मेदारी के पद पर हैं तो हमें हमारी महत्वाकांक्षाओं को, हमारी आकांक्षाओं को कहीं ना कहीं समेटना पड़ेगा और पार्टी लाइन में रह करके हम अपना विरोध दर्ज करें, हम आपस में बात करें, किसी भी बात को लेकर के हम डिस्कशन कर सकते हैं, उसके लिए हम बहस कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जो ये पंचायत राज में हुआ, ये बहुत ही बेहद पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति है और आपको मैं ये दावे के साथ और विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारा ये जो जैसलमेर में पिछले पंचायत राज में प्रकरण हुआ, ये जयपुर दिल्ली तक भी गया। कुछ परिस्थितियाँ, समय है कि अभी उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसका निर्णय लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जैसलमेर में जिस तरह से 30,000 वोट से रूपाराम जी जीते, उधर हालांकि सालू जी 800 वोट से जीते, मगर उसके बाद जिस तरह से काबीना मंत्री बनाया गया, और इन दोनों का टिकट काट के किस तरह से आप जैसलमेर का कर सकते हैं? देखिए, 30,000 से जीतना कोई मायने नहीं रखता है। जब आप 30,000 से जीत करके आते हो, जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी होती है। अब आपने उस 30,000 की जीत और उस विश्वास, उस भरोसे को जो जनता ने आप पर व्यक्त किया है, ये दोनों माननीय ने, हमारे जो विधानसभा में जैसलमेर और कोपन से दोनों नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों ने जनता का भरोसा कितना कायम किया है, जनता के विश्वास पर वो कितना खरा उतरे हैं, इस पर उनकी जीत और हार निर्भर करती है। ये एक
जीत को लेकर के आप ये कॉन्फिडेंस पैदा कर लें कि इस तिलिस्म को कोई तोड़ नहीं सकता, तो ये आपकी व्यक्तिगत भूल है। बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जनता ही तय करती है, जो एक बार सर पे बिठाती है और दूसरे साल ही उसको उठा के फेंक देती है। आप अपन ने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे। एक जो सारी जैसलमेर की कांग्रेस की राजनीति की समस्या है, फकीर वर्सेज रूपाराम कांग्रेस बनी हुई, और यहाँ भी कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है कि व्यक्तिवाद पूजा, जो फकीर परिवार के साथ है वो फकीर परिवार, जो रूपाराम परिवार के साथ रूपाराम। अब इनका सामंजस्य बिठा के अगर आप टिकट भी ले भी आए तो कैसे जीत पाओगे? देखिए, आप जो बात कह रही हैं, मेरी लड़ाई भी वही रही है। मैं हमेशा हर मंच से, हर जगह, हर टेबल पर, पार्टी लेवल पे मैंने हमेशा इसी बात का विरोध किया है कि आप झगड़े, आप कंपटीशन करें, लेकिन अपने सिंबल के साथ पार्टी लाइन में रह करके परिवार के नाम पर ये जो पार्टी में हुआ है कि फकीर परिवार या धंधे परिवार, ये गलत है। और इस चीज़ को जयपुर और दिल्ली में भी पार्टी हाई लेवल पर भी मैंने निवेदन किया है कि आप हमारे जिले में कांग्रेस को स्थापित करें। ये परिवारवाद की जो राजनीति है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। और टिकट मिलना नहीं मिलना ये समय की बात है, और मिलता है तो ये जनता को तय करना है कि आप परिवारवाद को पसंद करते हैं या आपके बीच में रह करके ईमानदारी से, स्पष्टवादिता के साथ और सही तरीके से काम करने वाले को पसंद करते हैं। ये जनता तय करेगी। ये कोई एक मैं तय करूँ या कोई और तय करते, ये एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। परिवारवाद से हटकर राजनीति चाहती हैं आप जी। और उसके लिए भी आपने अपने प्रदेश के नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं तक जैसलमेर का मुद्दा पहुंचा दिया है। मगर कांग्रेस में ये माना जाता है कि जब तक किसी का कोई गॉड फादर नहीं हो, राजनीति में भी ये माना जाता है कि जब तक किसी का गॉड फादर नहीं हो तो राजनीति में लंबे समय तक सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो आपका राजनीतिक गॉड फादर किसे मानते हैं कांग्रेस में? मेरे तो गॉड फादर चाहे कुछ भी, मैं हमेशा एक ही शब्द में जवाब देते हैं कि मेरा गॉड फादर कांग्रेस पार्टी है, और मैंने हाथ के निशान पर विश्वास रखा है, और आज तक कोई मेरे ऊपर इस तरीके के कोई आरोप नहीं लगा सकते। भविष्य में भी मेरा विश्वास कांग्रेस के निशान पे हाथ में रहेगा। आपने चाय पे चर्चा पे बहुत खुल के, आमतौर से जो राजनेता वो बातें नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते हैं या बचना चाहते हैं, वो सारी बातों पर और कांग्रेस की रीति नीति को लेकर आपने जो बात कही और उसमें दबंगता से अपनी बात रखी, आपने एकदम खुले मन से जो बात कही, वो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस उस पर अमल करती है तो कांग्रेस को फायदा होगा। चाय पे चर्चा पे हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज चाय पे चर्चा पे आप आई, हमारे साथी भास्कर सिंह, विशाल वैष्णव के साथ ही आपका धन्यवाद।